देखिए डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया डेटाबेस 1 के नाम से। ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट अपन क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहला काम होगा कि करंट प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस को ऐड करना है। आप खुद एक डेटाबेस बनाओगे तो विजुअल स्टूडियो आपको एक डेटा टूल प्रोवाइड करता है, एसक्यूएल सर्वर डेटा टूल जिसे अपन बोलते हैं। जिस टूल का यूज़ करके आप इसी एप्लीकेशन के अंदर भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, आपको करना क्या है, ये एप्लीकेशन रूट पे राइट क्लिक करके और इस पर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ ऐड पे जाइए और ऐड पे जाने के बाद ऐड न्यू आइटम इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जाके आप एसक्यूएल डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे एसक्यूएल लिखा तो आप देखें एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस बोल रहा है। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को जब आप ऐड करते हो तो एक MDF फाइल को ऐड करेगा। इस डेटाबेस का नेम जो होगा वो भी डेटाबेस के नेम से होगा। अगर मैं इसे चेंज करके अगर मैं स्टूडेंट्स कर देता हूँ तो student.mdf फाइल क्रिएट होगी। एक्चुअल में डेटाबेस के अंदर दो फाइलें होती हैं, एक तो MDF और एक LDF फाइल। MDF फाइल आपकी एक्चुअल फाइल होती है और LDF फाइल के अंदर लॉग फाइल होती है जो डेटाबेस के लॉग्स को स्टोर करती है। ठीक है ना। तो जब वो ले रहे थे ना सब डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस, तो इसमें देखिए जब आपने ये स्टूडेंट MDF फाइल को ऐड किया तो ऐड करने के बाद ये आपका सर्वर एक्सप्लोरर ओपन हो गया जिसके अंदर आपका एक student.mdf फाइल आपको यहाँ दिखाई दे रही है। टेबल्स व्यूज स्टोर्ड प्रोसीजर यानी कि एक छोटा डेटाबेस, लोकल डेटाबेस जिसे अपन बोलते हैं, एक लोकल डेटाबेस आपका यहाँ क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये जो क्रॉस आइकन है ये दिखा रहा है कि अभी ये कनेक्टेड नहीं है। तो राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिफ्रेश कर दीजिए तो ये कनेक्टेड मोड में आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो टेबल्स का ऑप्शन है आप इसके ऊपर क्लिक करके और ऐड न्यू टेबल कर दें। तो ये टेबल आपसे पूछेगा, उसकी स्कीमा पूछेगा कि आपको कितने फील्ड लेने हैं, उनके डेटा टाइप क्या रखने हैं, वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पूछ सकता है। आप चाहें तो यहाँ क्वेरी को खुद लिख भी सकते हैं अगर क्वेरी लिखना चाहते हो। अदरवाइज आपको ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसमें आप वैल्यू इंसर्ट करते जाएंगे। हम लोग एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर टेबल क्रिएट करना और सब चीज़ें सीखेंगे। अभी हम इंटरनल डेटाबेस से ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, डिज़ाइन सर्विसेज लोडिंग। अब ये लोड हो गया तो इसका मतलब देखिए यहाँ एक फील्ड आ रहा है ID जो आपका प्राइमरी की बना हुआ है। अगर अपन किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बनाते हैं तो वो किस लिए बनाते हैं कि इसमें कभी भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ पाए। और प्राइमरी की लगाने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि प्राइमरी की जिस फील्ड पर आप लगाते हो उसकी इंडेक्सिंग हो जाती है। इंडेक्सिंग से सर्चिंग आपकी फास्ट होती है। तो एक आपने यहाँ डेटा टाइप ले रखा है इंटीजर। ठीक है, और इस इंटीजर के अंदर आपने चलो ठीक है ये तो ले लिया। अब दूसरा फील्ड लेना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ नेम लिया। इसके बाद यहाँ डेटा टाइप आ रहा है वेरकेयर। देखिए एक क्वेश्चन जो जनरली इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है कि वेरकेयर और कैरेक्टर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक तो वेरकेयर होता है, एक कैर होता है। जैसे कैर आप 10 यहाँ देख रहे हो, एक वेरकेयर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ये 50 क्या है, एक रेंज है, यानी कि 50 बाइट्स लेगा इस नेम को स्टोर करने के लिए। अब मानो नेम ऐसा आप एंटर करते हो, मानो RE एंटर कर दिया, राम एंटर कर दिया, जिसके अंदर ओनली 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं और इन तीनों कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए आपको सिर्फ 4 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने यहाँ 50 डिफाइन किया हुआ है। तो वेरकेयर क्या करता है कि जो आपका साइज होता है, नेम का साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो मेमोरी उतनी ही ऑक्यूपाई करता है जितना उसके लिए ज़रूरत है। कैरेक्टर में अगर आपने 50 रेंज पास कर दी तो चाहे आप कोई भी कैरेक्टर पास करें वो 50 की रेंज में ही डेटा उसे देगा, यानी कि मेमोरी देगा। ठीक है ना। तो ये आपने नेम लिख दिया और फिर इसके बाद आप एक और फील्ड बना देते हो फादर नेम, और इसमें भी आप वेरकेयर दे देते हो। तो इस तरीके से आपने एक टेबल बना दी। Ctrl+S दबा के आप इसे सेव कर सकते हैं कि आप किस नाम से इसे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ सेव नहीं करता, अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये स्क्रिप्ट जनरेट करने जा रहा है। आपकी जो टेबल बनने जा रही है वो टेबल के नाम से ही बनेगी। अपडेट डेटाबेस किया, ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अगर आप देखना चाह रहे हैं सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर जाएं, टेबल को एक्सपेंड करें तो टेबल के नाम से आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। राइट क्लिक करके आप इसके अंदर टेबल का डेटा इंसर्ट करा सकते हो। तो शो टेबल डेटा पे मैंने क्लिक करके यहाँ दे दिया। अब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट कराता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 1 पास कर दिया, इधर मैंने अपना नेम दे दिया और यहाँ फादर नेम दे दिया। इसी तरीके से एक और फील्ड आप यहाँ एंटर करते हो और यहाँ आपने लिख दिया इस तरीके से। तो आपने टोटल 2 रिकॉर्ड आपने यहाँ इंसर्ट करा दिए। इंसर्ट कराने के बाद Ctrl+S, ये सेव कर लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। एक टेबल है जिसका नेम ही टेबल है। ठीक है, और उस टेबल के डेटा को आपको यूजिंग C# रीड करना है। तो रीड करने के लिए सबसे पहले अपन एक नया वेब पेज बनाते हैं। तो ऐड न्यू आइटम पे जाके
और यहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, वेब फॉर्म को सिलेक्ट कीजिए, टेम्पलेट वेब फॉर्म आ जाना चाहिए। ये वेब फॉर्म आ गया। विजुअल सी शार्प में अपन काम कर रहे हैं तो ये मैंने दे दिया। पेज का नेम क्या है, default.axpx ऐड कराइए, ये आपका ऐड हो जाएगा। ये पेज ऐड हो गया। अब आपको करना क्या है कि डेटाबेस से डेटा को रीड करके, यानी कि आपको टेबल का डेटा लेके आना है और उसे यहाँ एक डेटा कंट्रोल के अंदर शो करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक टूल बॉक्स ले लेता हूँ। इस टूल बॉक्स के अंदर कुछ डेटा कंट्रोल्स होते हैं आपके, जैसे ग्रिड व्यू है, डेटा लिस्ट है, डिफरेंट टाइप के आपके डेटा कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ से अपन डेटा को सिलेक्ट करते हैं। ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया और एक ग्रिड व्यू कंट्रोल है जिसे मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ। ग्रिड व्यू का बेनिफिट क्या होता है, ये टेबल के डेटा को ग्रिड की फॉर्म में शो करता है। तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर ये कलर शो कर दिया, ठीक है ना। तो ये डिज़ाइनिंग यानी कि ऑटो फॉर्मेट में जाके आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, यानी ऑटो फॉर्मेट में गए, आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ डाल सकते हैं। तो अभी मैं एक प्रोफेशनल टेम्पलेट को यूज़ में ले लेता हूँ, ये आपने यूज़ में ले लिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम जो होगा वो होगा डेटाबेस के अंदर, यानी कि आपको एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा उस टेबल के साथ। देखिए, डेटाबेस सर्वर एक अलग एंटिटी होती है, एप्लीकेशन सर्वर आपका एक अलग एंटिटी होती है। सी शार्प का कोड आपका एप्लीकेशन सर्वर पे रन होता है और डेटाबेस सर्वर पे आपका डेटाबेस का कोड रन होता है। तो दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं। अब इन दोनों एंटिटीज से आपको एक दूसरे को कम्युनिकेट कराना है, तो आपको पहले एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा बिटवीन एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा डेटाबेस के साथ। तो वो कनेक्शन अपन कैसे बना सकते हैं, देखिए, आप कनेक्शन को web.config फाइल के अंदर डिफाइन कर दीजिए। web.config फाइल के अंदर डिफाइन करने का पर्पज़ इसलिए होता है क्योंकि अगर आप किसी भी कनेक्शन को web.config फाइल के अंदर डिफाइन करोगे तो किसी भी वेब फॉर्म से आप उसे कॉल करा सकते हैं, ठीक है। आपने अगर 10 पेजेस बनाए तो आप 10 पेजेस में कॉल करा सकते हो। कनेक्शन स्ट्रिंग एक कॉमन स्ट्रिंग होती है जिससे एप्लीकेशन सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है डेटाबेस सर्वर के साथ, ठीक है। तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, देखिए, कनेक्शन स्ट्रिंग फिक्स एक स्ट्रिंग है। तो उसे जनरेट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक एसक्यूएल डेटा सोर्स को यहाँ उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको नया कनेक्शन बनाना है student.mdf फाइल के साथ, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो होती है वो ये आपको यहाँ शो कर देगा। इसे सिर्फ यहाँ गेट करने के लिए, मतलब याद नहीं रहे तो आप इस तरीके से यहाँ लगा सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं यहाँ डिफाइन करना चाहता हूँ, but before it you have to pass 2 namespaces whenever you are going to create database connection with the database server using system and using system dot data dot sql client. These are the 2 options. By using these options we can make the connection with to the database server. Now let me create the SQL connection. SQL connection आपको यहाँ create करना है, new SQL connection ये आपने बनाया, और जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने वहाँ से कट कॉपी पेस्ट करी थी वो मैं यहाँ, अरे वो कट हुआ नहीं, ओके, तो दूसरी बार मैंने कट कर लिया। तो एक काम करते हैं, वापस से एसक्यूएल डेटा सोर्स लेके आता हूँ मैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स सेलेक्ट किया, यहाँ से जो डेटाबेस है स्टूडेंट एमडीएफ को सिलेक्ट किया और ये कनेक्शन स्ट्रिंग है आपकी, इसे आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बस इतना सा करना है। और कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ मैंने इस तरीके से पास कर दिया, ठीक है। इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोकल डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लोकल डीबीडी शो कर रहा है। ये वर्जन को बता रहा है कि किस वर्जन का ये आपका लोकल डेटाबेस है। एसक्यूएल 2012 जो होता है ये 2012 से कनेक्टिविटी कर रहा है, वो 11 की सीरीज़ में आता है। अटैच डीबी फाइल नेम, जो आपकी फाइल अटैच्ड है वो आपकी student.mdf फाइल के नाम से है, तो ये student.mdf दिखा रहा है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ में आती है, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एक कनेक्शन बन गया। अब पेज लोड इवेंट पे आपको करना क्या है, कनेक्शन को ओपन करना है यूज़ करने के लिए, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी इशू आता है तो इसके बीच का स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। जैसे आपने यहाँ लिख दिया, मैं सिर्फ ये जो कोड लिख रहा हूँ ये चेक करने के लिए लिख रहा हूँ कि ये कोड सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कनेक्शन ओपन किया आपने यूजिंग ओपन मेथड और फिर आप कनेक्शन को क्लोज करते हैं, तो con.close मेथड का यूज़ करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं वापस से रन कराता हूँ तो आपको एक्चुअल इसका पता चल जाएगा। अच्छा, अब इस मुझे एसक्यूएल डेटा सोर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। व्यू इन ब्राउज़र किया, व्यू इन ब्राउज़र करने पर आप देखेंगे कि आपको मैसेज मिल जाएगा अगर कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाता है। तो अनरिकॉग्नाइज एस्केप सीक्वेंस नहीं रन हो पाया क्योंकि
यहाँ देखिए सिंगल स्लैश जो होता है वो एस्केप कैरेक्टर में कंसीडर होता है। तो ये एरर आपको यहाँ दिखा रहा था, मैंने ये जानबूझ के यहाँ से नहीं हटाया। आप क्या डबल स्लैश लगाते हैं इधर और फिर इसे वापस से रिफ्रेश कराएं। अटैच db इनवैलिड वैल्यू फॉर की अटैच db फाइल नेम। ओके, सिंगल कैरेक्टर को ये सिंगल स्लैश को नहीं मान रहा है, तो एक काम करते हैं web.config फाइल के अंदर इस कनेक्शन को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि C# के अंदर ही वो इशू आता है, XML के अंदर वो इशू नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से एक नोड क्रिएट करोगे, कनेक्शन को एक नेम दोगे, जैसे मैंने यहाँ CONN नेम दे दिया, और फिर इसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ लिखनी है, और वो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होगी, वो होगी ये वाला कोड। इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करके और मैं web.config के इस कनेक्शन स्ट्रिंग एट्रीब्यूट के अंदर पास कर देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ आपको और यहाँ ऐड करनी पड़ती है, दैट इज़ प्रोवाइडर नेम, यानी कि आपको नेम स्पेस इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जिस नेम स्पेस का यूज़ करके आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं। नेम स्पेस क्या होता है, जैसे सी के अंदर हेडर फाइल होती है, जावा के अंदर पैकेज होता है, तो ये आपने पैकेज आपको इंपोर्ट कराना है। ठीक है, तो ये कनेक्शन यहाँ से बना लेगा। अब इस कनेक्शन को कॉल कैसे कराते हैं, देखिए SQL कनेक्शन क्लास का यूज़ करके आप किसी भी कनेक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन web.config फाइल के अंदर आपने सिंपल सी चीज़ है, web.config फाइल के अंदर मैंने कनेक्शन डिफाइन किया हुआ है, और इस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे एक यूनिक नेम दिया हुआ है CONN। अब मुझे इस नेम को कॉल कराना है, तो ये C# के कोड बिहाइंड पेज से मैं इसे कॉल कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यूजिंग system.configuration, कॉन्फ़िगरेशन के मल्टीपल मेथड्स और कंपोनेंट को या बोले नोड्स को कॉल गेट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन नाम के एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पहले SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाइए, CON आपने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू लगा के, और SQL कनेक्शन में आप यहाँ पास कराते हैं एक कंस्ट्रक्टर। वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर होगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर आपकी एक प्रॉपर्टी है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी कनेक्शन कॉल करना चाहते हो आप उसका नेम दे सकते हो। मैंने वहाँ जो कनेक्शन नेम बनाया था वो CONN के नाम से बनाया था, .to स्ट्रिंग लगा के मैंने उस कनेक्शन को यहाँ कॉल करा लिया, तो ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई। ठीक है, अब इसे वापस से रन कराते हैं अपन, तो आपको आउटपुट पता चलेगा कनेक्शन ओके, तो आपका कनेक्शन बन चुका है, यानी कि डेटाबेस से आपका एप्लीकेशन सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब ये बीच में जो कोड आएगा, ये तो टेस्टिंग के लिए कोड था, अब बीच में जो आप कोड लिखेंगे वो डेटाबेस से डेटा को रीड करने के लिए कोड लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास C# आपको कुछ इनबिल्ट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है जो EDO.NET की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक तो होता है SQL डेटा अडेप्टर, जैसे मोबाइल के अंदर मोबाइल अडेप्टर होता है, वो करता है क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप उसे लगाते हो और वहाँ से करंट को लेके आपके मोबाइल को चार्ज कर देता है, बैटरी को चार्ज कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से SQL डेटा अडेप्टर का पर्पज़ क्या होता है कि एप्लीकेशन सर्वर पे लिखी हुई SQL क्वेरी को उठाकर डेटाबेस के सर्वर तक पहुँचाना, वहाँ जाके वो जब क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होती है तो एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को वापस से वेब फॉर्म के ऊपर लेके आना। तो ये आपका SQL डेटा अडेप्टर का रोल है। इसमें अपन कैसे बनाते हैं, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ SQL डेटा अडेप्टर DA, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके कंस्ट्रक्टर को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए डिफरेंट मेथड्स आपके सामने आ रहे हैं। इसमें से ये बड़ा पॉपुलर मेथड है स्ट्रिंग सेलेक्ट कमांड टेक्स्ट, ये ओवरलोडेड मेथड है, यानी कि 4 इसके ओवरलोडेड मेथड है। कमांड टेक्स्ट का मतलब हुआ कि आप किस SQL कमांड को यहाँ रन कराना चाहते हो। तो SQL कमांड क्या होगी, टेबल से डेटा को रीड करने की, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम टेबल होगी, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम आपने लिखा और टेबल ही बनाइए, टेबल का नेम। ठीक है, ये आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब आप इसी कमांड को कहाँ पास करा दीजिए, एस के अंदर। दूसरा ये क्या मांग रहा है, SQL कनेक्शन, तो कनेक्शन का जो आपने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को पास करा दीजिए। यानी कि आप ये बता रहे हो इस SQL डेटा अडेप्टर को कि किस SQL क्वेरी को आपको लेके जाना है डेटाबेस सर्वर तक और किस कनेक्शन का यूज़ करके लेके जाना है, दोनों चीज़ें आपने यहाँ भेज दी। ये जो कोड है एप्लीकेशन सर्वर पे रन होगा। अब देखिए होता क्या है कि डेटा अडेप्टर जब डेटा को इंसर्ट कराता है, अपडेट कराता है या सेलेक्ट कराता है
ठीक है, तो वहाँ से मानो सेलेक्ट क्वेरी रन कराइए तो वहाँ से डेटा रिटर्न होगा ना, टेबल ही तो रिटर्न होगी, एसक्यूएल टेबल होती है। तो उस टेबल को आप चाहें तो एक डेटा सेट के नाम से एक आपको एंटिटी मिलती है, इस डेटा सेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आपने लिखा जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटा सेट का ds, ठीक है, ds क्या है, एक वर्चुअल डेटाबेस है दैट विल क्रिएट ऑन द एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है ना, एप्लीकेशन सर्वर पे क्रिएट होगा। तो इस डेटा सेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल कर सकते हैं यूजिंग फिल मेथड। ये आपने ds लिख दिया और फिर इसके बाद आप इसे बंद कर दीजिए, ठीक है। ds यानी कि वर्चुअल डेटाबेस के अंदर डेटा आ चुका है। अब यूजिंग ग्रिड व्यू आप क्या कर सकते हैं कि उस डेटा को रीड कर सकते हैं। तो आप इसमें दो प्रॉपर्टी पास करते हो, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स। ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स का मतलब है कि इसका डेटा सोर्स क्या होगा, वो डेटा सेट है, डेटा सेट से ग्रिड व्यू डेटा उठाएगा और उस डेटा को शो कराने के लिए यू हैव ए मेथड दैट इज डेटा बाइंड मेथड। ये डेटा बाइंड मेथड आ गया। अब आप इस कोड को रन करा के देखें, अगर ये कोड आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो उस टेबल का डेटा आपको इस फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर टेबल, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल। टेबल के नाम से तो है ही टेबल अपनी, इसमें इनकरेक्ट सिंटैक्स। ये डेटा आ गया आपका। पहली वाली टेबल में डेटा क्यों नहीं आ रहा था, देखिए टेबल भी एसक्यूएल सर्वर के अंदर एक कीवर्ड होता है। तो सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल यानी कि आपने कीवर्ड का नेम ले दिया, तो इस वजह से वो डेटा को रिटर्न नहीं कर रहा। मैंने क्या करा, एक टेबल नहीं बनाई, ठीक है, टेबल वन के नाम से, और इस टेबल वन के अंदर डेटा को ऐड कर दिया और उस टेबल वन के डेटा को आप यहाँ रीड कर रहे हो। तो इस तरीके से अपन ग्रिड व्यू का यूज़ करते हैं। ग्रिड व्यू के अंदर आपने दो प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हैं, डेटा सोर्स और डेटा बाइंड। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कंप्लीट ये कोड। इसमें देखिए सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि एप्लीकेशन सर्वर को कनेक्शन बनाना होता है डेटाबेस सर्वर के साथ। तो कनेक्शन बनाने के लिए आप web.config फाइल के अंदर कनेक्शन को डिफाइन करते हो, ठीक है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए, इस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसे एक नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ CONN नेम दे दिया। कनेक्शन स्ट्रिंग में आप ये फिक्स एक स्ट्रिंग है जिससे आप लोकल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, डेटा सोर्स इक्वल टू लोकल DB वर्जन 11.0 डेटाबेस DB फाइल नेम। तो आपने जो MDF फाइल क्रिएट की थी उसका रेफरेंस यहाँ पास कर देंगे। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी विंडोज ऑथेंटिकेशन के लिए यूज में आती है। इसके बाद आपको पैकेज का नेम इंपोर्ट कराना पड़ता है, system.data.sql क्लाइंट। तो ये पैकेज नेम आ गया। इसके बाद आप देखिए default.axpx.cs फाइल पे जाएंगे आप, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं किसके साथ, CONN के साथ। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग मैनेजर है, ये क्लास आपको मिलती है जब आप इस नेम स्पेस को इंपोर्ट कराते हो यूजिंग system.configuration, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल की कनेक्शन स्ट्रिंग नोड को एक्सेस करने के लिए यूज में आ रहा है। ये नोड होती हैं XML के अंदर। तो आपने जो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ नेम दिया हुआ है एज इट इज नेम आप यहाँ पास कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो कनेक्शन नेम दिया हुआ है, जैसे CONN आपने कनेक्शन बनाया था, नेम जो दिया था CONN, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपने यहाँ CONN डिफाइन कर दिया। तो ये तो हो गया SQL कनेक्शन। कनेक्शन को ओपन कर लिया आपने, यूज करने के लिए ओपन हो गया। अब आप एक सेलेक्ट क्वेरी रन कराते हो जो आप चाहते हो डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो और उसका जो रिटर्न आता है आउटपुट उसे आप रीड कर सकें। तो सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल वन कर दिया आपने, ठीक है, ये क्वेरी हो गई। फिर एक SQL आपको या ASP.NET आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे उसका नेम है SQL डेटा अडेप्टर। ये डेटा अडेप्टर करता क्या है कि यूज़र की कमांड को एप्लीकेशन सर्वर से उठाकर डेटाबेस सर्वर पे एग्जीक्यूट करता है और उसका जो आउटपुट आता है उसे डेटा सेट के अंदर ये स्टोर कर सकता है। तो डेटा सेट एक वर्चुअल डेटाबेस है दैट विल क्रिएट ऑन द एप्लीकेशन सर्वर। तो डेटा सेट के अंदर जब डेटा आ गया आपका, तो आप ग्रिड व्यू में उसे बाइंड करेंगे। तो ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स का यूज़ किया आपने, जिसमें आपने DS को एज इट इज पास कर दिया, और डेटा बाइंड मेथड यूज में आता है उस डेटा को ग्रिड व्यू के अंदर शो कराने के लिए। तो ये डेटा बाइंड मेथड, फिर कनेक्शन को आप क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और फाइनली जो आउटपुट आएगा आपका वो इस तरीके से आएगा। समझ आया? तो इस तरीके से अपन इसे इम्प्लीमेंट करते हैं।